हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं रेशियो। और रेशियो को हम लोग सीखेंगे कि आखिर रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो हम किसको कहते हैं आपको बता देते हैं। आप लिखना चाहें तो परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं रेशियो। ठीक है, और रेशियो को बोला जाता है अनुपात। ठीक है, आप अनुपात बोल सकते हैं। अब इसकी परिभाषा की बात की जाए कि आखिर परिभाषा क्या है, आखिर रेशियो किसको कहते हैं। तो चलिए हम बोल देते हैं, आप समझिएगा और फिर मैं इसको एग्जाम्पल लेकर के समझा दूंगा तो आपको रेशियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर रेशियो की परिभाषा की बात करें तो जब दो या दो से अधिक समान जात की राशियों की आपस में तुलना की जाती है तो तुलनात्मक सबसे छोटी इकाई जो होती है उसी को रेशियो कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, जब दो या दो से अधिक समान जात की राशियों की आपस में तुलना की जाती है तो तुलनात्मक सबसे छोटी इकाई जो होती है उसी को हम रेशियो कहते हैं। आइए समझाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। परिभाषा तो हमने आपको समझा दिया और आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे रेशियो किसको कहेंगे तो चलिए समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं लिखा हमने ए रेशियो बी। ठीक है, ए रेशियो बी। आप रेशियो का ए रेशियो बी यानी ए और दो बीच में बिंदु दे दीजिए तो इसको बोलेंगे ए रेशियो बी, चाहे ए अनुपात बी। या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बटे बी। ठीक है, या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए भागा बी। बस रेशियो का ये मतलब होता है कि आप किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशियो। हाँ, रेशियो भाग दे करके दशमलव में नहीं लिखा जाता है, यानी कि कुछ अंश में भी हो और कुछ हर में हो। यानी जब कुछ संख्याओं किसी संख्या के अंश में भी कुछ रहे और कुछ हर में भी रहे तो उसको हम रेशियो कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि राम नाम का एक लड़का है और इसकी एज जो है 30 वर्ष है। कितना है भाई, 30 वर्ष है। और एक यहीं पे सीता नाम की लड़की है और इसकी एज जो है 20 वर्ष है। चलिए 20 वर्ष नहीं, 24 वर्ष है। कितना है, 24 वर्ष है। अब हम कहें कि राम और सीता का आप रेशियो निकालिए, अनुपात निकालिए, तो आप कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले आप रेशियो निकालना है जब इन दोनों का, राम का और सीता का। राम और सीता, तो राम का जो एज है वो 30 वर्ष है और सीता का जो एज है वो 24 वर्ष है। कितना है भाई, 24 वर्ष है। ठीक है, 24 वर्ष। तो इसको हम रेशियो नहीं कहेंगे, इसको हम डुप्लीकेट रेशियो कहेंगे। यानी जब तक कट रहा है तब तक वो डुप्लीकेट रेशियो है। चलिए इसको काटते हैं तो 6 से ये भी कटेगा तो 6 5 30 और 6 से ये भी कटेगा, 6 चौके 24। अब इससे ये ज्यादा नहीं कटेगा तो इसी चीज को हम बोलेंगे कि यही क्या है भाई, रेशियो है। क्या है भाई, रेशियो है। तो रेशियो आपको अच्छे से समझ में आया। हमने क्या कहा, रेशियो को आप ऐसे लिखिए ए और दो बीच में बिंदु दीजिए और फिर बी, तो इसको बोलेंगे ए रेशियो बी। या इसी चीज को यानी इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ए बटे बी, या इसी को लिख सकते हैं ए भागा बी। इसको भी ए भागा बी बोल सकते हैं, चाहे इसको ए अनुपात बी बोलिए, इसको भी ए अनुपात बी बोलिए, इसको भी ए अनुपात बी बोलिए। दोनों ही रेशियो है, यानी कि सभी रेशियो है। अब हमने एक एग्जांपल लेकर आपको समझाया कि राम मान लेते हैं 30 वर्ष का है और सीता 24 वर्ष की है।
तो अगर ये दोनों अगर इनकी एज का रेशियो दिया है यानी एज दिया हुआ है तो इनका हम रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे हमने राम लिखा, इसके बीच में ये रेशियो का चिन्ह होता है, आप ऐसे लिखिए राम और सीता का अनुपात, इसको बोलेंगे कि राम अनुपात सीता, या राम रेशियो सीता, या राम भागा सीता, आप जो भी बोलना चाहें ये तीनों बोल सकते हैं, या राम बटे सीता, ठीक है, इसको बोल सकते हैं अंश, इसको बोल सकते हैं हर, यानी कि जो पहले लिखा जाएगा उसको बोलेंगे अंश और जो बाद में लिखा जाएगा उसको बोलेंगे हर, यानी इतनी सारी बातें बोल सकते हैं। ये 30 और ये 24 ये भी रेशियो ही है, लेकिन इसका जो नाम पड़ेगा ये डुप्लीकेट रेशियो है, डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में बोलते हैं समतुल्य अनुपात। इसका मतलब ये है कि जब इसको हमने काट दिया और काटने के बाद अब इससे ज्यादा छोटा होना संभव नहीं है तो उसी को हम बोलते हैं रेशियो। रेशियो में और डुप्लीकेट रेशियो में अंतर होता है, बस ये फर्क होता है कि जो रेशियो होता है और जो डुप्लीकेट रेशियो होता है, डुप्लीकेट रेशियो जो होता है वो रेशियो से ही बनता है, ठीक है, यानी इसमें किसी भी संख्या से आप गुना करते जाइए, जैसे 2 से इसमें भी गुना, 2 से इसमें भी गुना, तो ये डुप्लीकेट रेशियो बनता जाएगा। 3 से इसमें गुना, 3 से इसमें गुना, तो डुप्लीकेट रेशियो बनेगा। 4 से इसमें गुना, 4 से इसमें गुना, तो डुप्लीकेट रेशियो बनेगा। 5 से इसमें गुना, 5 से इसमें गुना, तो डुप्लीकेट रेशियो बनेगा। यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि डुप्लीकेट रेशियो इनफाइनाइट प्रकार से निकाल सकते हैं, यानी किसी भी रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो अनंत होता है, किसी भी रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो समतुल्य अनुपात अनंत होता है, यानी बहुत सारे निकाले जा सकते हैं, यानी जिस संख्या से गुना करेंगे वो डुप्लीकेट निकलता जाएगा, ठीक है, तो ये आपको समझ में आई। अब रेशियो में एक बात और समझने योग्य है, क्या है हम समझाते हैं आपको, तो आपको डुप्लीकेट रेशियो समझ में आया होगा और रेशियो समझ में आया होगा कि कैसे हम रेशियो निकालते हैं। आइए कुछ और बातें आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर रेशियो आपने सीख लिया तो जानिए कि सब कुछ सीख लिया। चलिए आपको समझाते हैं। चलिए राम ही सीता ले लेते हैं, ये है राम और ये है सीता, हमने रेशियो लिखा। अब ये हमने लिख दिया इसको रेशियो में 5 और ये हमने लिख दिया रेशियो में 4। हम मान लेते हैं ये इनकी एज का रेशियो, किसका रेशियो है, एज का, आयु का, ठीक है, ये किसका रेशियो है भाई, तो एज का। इसका अर्थ है कि जब राम 5 वर्ष का होगा तब सीता 4 वर्ष की होगी, ठीक है, जब राम 5 वर्ष के होंगे तो सीता 4 वर्ष की होगी। अगर इसमें हम 2 से गुना कर दे, जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, जब 2 से गुना करेंगे तो 2 5 10 और 2 चौके 8, यानी जब राम 10 वर्ष के होंगे तो सीता 8 वर्ष की होंगी। अगर इसी में फिर हमने 2 से गुना कर दिया या इसी में हमने 3 से गुना कर दिया, आप जिससे करना चाहें कर सकते हैं, किसी में यहाँ भी 3 से गुना कर सकते हैं, यहाँ भी 3 5 15 3 चौके 12, तो जब 15 वर्ष के होंगे तब ये 12 वर्ष का होगा। तो उसी तरह से मान लेते हैं हम इसमें गुना कर देते हैं इन दोनों में, तो 3 9 में 30 और 3 8 24। तो इसका अर्थ यही है कि जब ये 30 वर्ष के होंगे तब ये 24 वर्ष के होंगे। अर्थात ये हमें समझना चाहिए कि जिस रेशियो में राम की एज बढ़ेगी उसी रेशियो में सीता की आयु भी बढ़ेगी, ठीक है, जिस रेशियो में राम की आयु बढ़ेगी उसी रेशियो में सीता की आयु बढ़ेगी। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं आगे। आप धीरे धीरे सभी बातों को समझते चलिए और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है कि किसी भी रेशियो में अगर आप डुप्लीकेट रेशियो की परिभाषा लिखना चाहें तो किसी भी रेशियो में अगर आप किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए तो जो मान मिलता है उसी को हम डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं।
चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है आपके पास। मान लेते हैं 2:3:4 है। ये तो हमारे पास एक रेशियो है और हमको चाहिए कि आप डुप्लीकेट रेशियो निकालिए। तो प्रत्येक पद में हम 2 से गुना कर देते हैं। जैसे ही प्रत्येक पद में हम 2 से गुना करेंगे, 2 से प्रत्येक पद में गुना कर देते हैं। आप किसी से भी गुना करिए, डुप्लीकेट रेशियो ही बनेगा। हम एग्जाम्पल के लिए 2 ले रहे हैं, तो 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। तो ये जो हुआ, अब ये जो रेशियो हुआ, इसी को हम बोलते हैं क्या? डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, या इसी को हम बोलते हैं समतुल्य अनुपात। समतुल्य अनुपात। ये आप अगर शुरू की बातें समझ जाते हैं तो फिर आपको धीरे धीरे सभी बातें समझ में आएंगी। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। देखिए, आप हिंदी में ना गड़बड़ाइएगा, इस मतलब मात्राएं गलत हो सकती हैं, हाँ, लेकिन जो कंसेप्ट होगा वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट क्या होता है। रेशियो उसको बोलते हैं जब उससे कटना संभव न हो। डुप्लीकेट उसको बोलते हैं जब उसी रेशियो में गुना कर करके और एक संख्या प्राप्त होती है, तो उसको हम डुप्लीकेट रेशियो बोल सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। पहली बात, आप नोट करके लिखना चाहें तो नोट लिख सकते हैं। रेशियो, रेशियो बोलिए या आप अनुपात बोलिए। रेशियो या अनुपात कभी भी फ्रैक्शन कोष्ठ में भिन्न में नहीं होता है, नहीं होता है। यानी रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। आइए समझाते हैं कैसे। जैसे हमने लिख दिया, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है, और आपको लिखा हुआ है 1/2, 1/3, 1/4। तो इसको हम रेशियो नहीं बोलेंगे, इसको हम नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको रेशियो नहीं बोलेंगे, इसको रेशियो नहीं बोलेंगे। रेशियो किसको बोलेंगे? तो आइए समझाते हैं। इन सब का, हर का हमेशा एलसीएम लीजिए। तो लसा लीजिएगा 2 का, 3 का और 4 का, तो आएगा एलसीएम कितना आएगा भाई? तो एलसीएम आएगा 12। अब 12 से प्रत्येक में गुना कर दीजिए, क्योंकि किसी भी रेशियो में आप किसी भी संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं, उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए सब में हम 12 से गुना करते हैं। तो 12 से गुना करेंगे तो ऊपर 12 और नीचे 2, तो 2 से भाग देंगे 12 को, तो 2 छके 12। ऊपर 12 से 1 में गुना करेंगे तो 12 का ना 12, 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12। 12 से गुना करेंगे तो 12 का ना 12, 4 तिहाई 12। तो इसको हम बोलेंगे रेशियो। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी आपको रेशियो भिन्न में दिखाई दे, यानी 1/3, 1/4, अरे 1/2 सॉरी, 1/2, 1/3, 1/4, तो आप हर का एलसीएम लीजिए और जो एलसीएम आए सभी प्रत्येक पद में गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद जो नीचे संख्या है उससे भाग दे दीजिए, तो उसका हर वाला चीज यानी जो हर में बचेगा वो कट जाएगा, और कट जाएगा तो आपका रेशियो ऐसे आ जाएगा, पूर्णांक में आ जाएगा। ये दशमलव में रेशियो है, ये भी दशमलव में कुछ पॉइंट में आएगा, ये भी कुछ पॉइंट में आएगा। तो रेशियो पॉइंट में नहीं लिखा जाता है, पूर्णांक में लिखा जाता है। जैसे 6:4:3। आइए एक एग्जांपल से और समझाते हैं आपको, इसको मिटा देते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास है 3/2 है, 4/3 है और 5/4 है।
तो आपको अगर ऐसे सवाल दे दे तो आप तुरंत कुछ मत करिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कोई भी अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में यानी भिन्न में नहीं होता है। तो क्या करना है आपको, हर का एलसीएम लीजिए। किसका? हर का एलसीएम लीजिए। तो 2 का, 3 का और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। अब इस एलसीएम से प्रत्येक संख्या में गुना कर दीजिए। तो 12 तिहाई 36 और नीचे 2 है, 12 चौके 48 और नीचे 3 है, 12 पचे 60 और नीचे 4 है। अब 2 नीचे है, इससे भाग दीजिए। 2 से 36 को भाग दीजिए तो 18, 3 से भाग दीजिए तो 16 और 4 से भाग दीजिए तो 15, क्योंकि 15 चौके 60। तो यही जो आपका आएगा, यही आपका रेशियो कहलाएगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रेशियो यानी अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। कोई भी चीज आपको ऐसा नहीं होगा कि हम समझाएं और आपको समझ में ना आए। तो रेशियो का मतलब आपने समझा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब रेशियो तो हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं प्रपोर्शन। ठीक है, प्रपोर्शन यानी समानुपात। समानुपात जिसको हम इंग्लिश में प्रोपोर्शन बोलते हैं, प्रोपोर्शन ये आप बोल सकते हैं, प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। ये प्रोपोर्शन क्या होता है? तो प्रोपोर्शन कुछ नहीं होता है, 2 अनुपात ही होते हैं। तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें कि इसकी अगर परिभाषा क्या है, तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, कि जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो उन्हें हम प्रोपोर्शन बोलते हैं या समानुपात बोलते हैं। फिर से हम आपको बता देते हैं कि जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो उन्हें समानुपात कहा जाता है। ठीक है, जैसे समझाते हैं, जैसे हम बोलेंगे 3/4 और 4 12/16। ठीक है, 3/4 और 16 ही ले लेते हैं। हम कहें कि क्या ये समान प्रोपोर्शन में है, समान अनुपात में है, तो कैसे आप चेक करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको तिर्यक गुना करना है। मान लेते हैं 3/4 है, या इसी 3/4 को हमने बताया कि 3:4 भी लिख सकते हैं। इसको 12:16 लिख सकते हैं। ठीक है, आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। अब हम देखेंगे कि दोनों अनुपात में बराबर है कि नहीं। तो 4 तिहाई 12, 4 चौके 16। तो ये अनुपात 3:4, ये भी 3:4, तो दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम कहेंगे कि 3:4 या 3:4 दोनों समान अनुपात में है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि 3/4 या 12/16 आपस में समानुपाती है या आपस में समान अनुपात में है। समान अनुपात का मतलब ही होता है बराबर, यानी 2 अनुपात जब बराबर हो जाए तो उसी को हम समानुपात कहते हैं। आइए समानुपात को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं कि 2 गो अनुपात दिया है, A/B है और C/D है। A/B है और C/D है। अब हम कहें कि ये समानुपात में, हम मान लेते हैं कि समानुपात में है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? समानुपात का मतलब होता है बराबर, ये बराबर करना, यानी 2 चीजें बराबर हो गई। जब 2 अनुपात बराबर हो गए तो उन्हीं को समानुपात कहते हैं। तो हमने मान लिया कि दोनों अनुपात आपस में क्या है भाई? बराबर है। तो इसका इधर गुना कर दीजिए, इसका इधर गुना कर दीजिए। आप ये भी लिख सकते हैं, या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, A भाग इसको A/B या A/B, चाहे A/B ये भी बोल सकते हैं। और बराबर का मतलब होता है 4 बिंदु। ठीक है, भागा का मतलब 2 बिंदु और बराबर यानी समानुपात का मतलब 4 बिंदु। ये C और ये D। तो यानी समानुपात में अगर कोई संख्या है तो आपको ऐसे लिखी हुई मिल सकती है। इसी में आपको याद रखना होगा, अगर इसका इधर गुना कर दें, इसका इधर गुना कर दें, तो A गुना D लिख सकते हैं, यानी AD बराबर होगा B और C के।
तो इसी को बोला जाता है कि बाह्य पदों का, देखिए इसको, ये वाला देखिए इसको, ए और डी का गुना बी और सी का गुना आपस में बराबर है, तो इसी को बोला जाता है कि बाह्य पदों का गुना बराबर होता है अंत पदों के गुना के। इसी को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बाह्य पदों का गुना बराबर होता है अंत पदों का गुना। यानी कभी भी दो अनुपात अगर आपस में बराबर हैं तो उनमें एक रिलेशन अपने आप मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि बाह्य पदों का गुना बराबर अंत पदों का गुना। ठीक है, आइए इस पे हम एक आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं, सवाल लेके समझाते हैं कैसे सवाल देगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये सवाल हमने दे दिया आपको, एक क्वेश्चन है, बहुत आसान है, पूरी अर्थमेटिक और पूरी एडवांस और पूरा नंबर सिस्टम। आप बस हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको सब चीजें समझ में आएंगी। चलिए मान लेते हैं 3:4 समानुपाते 6:x। अब आपको दे दिया है और पूछ दिया है कि बताइए इस x का मान क्या होगा। तो आप कुछ मत याद रखिए, अभी मैंने बताया कि बाह्य पदों का गुना बराबर होता है अंत पदों के। तो 3 का गुना x में करिए, यानी बाह्य पदों का गुना बराबर होगा अंत पदों के 4 गुना 6 के। तो 3 से काटिए तो 3 गुना के 6, तो x बराबर जो आएगा 4 गुना के 8, अर्थात जो x का मान होगा वो क्या होगा, तो भाई 8 होगा। ठीक है, ये आपने समझा। तो याद रखिएगा कि बाह्य पदों का गुना बराबर होता है अंत पदों के। आइए और एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जरूरी नहीं कि ये x यहाँ आए, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं। चलिए हम लिख दिया x/5 समानुपाते 6 चलिए 6 नहीं लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 8/5। हम पूछे कि x का मान बताइए तो क्या होगा, तो आप कुछ मत करिए, इसका बाह्य पदों का गुना बराबर अंत पदों का गुना। तो 5x बराबर 5×8 = 40, 5 से काट दीजिए तो x बराबर जो आएगा 8। यहाँ भी x का मान कितना आया, 8 आया। x का मान 8 आया, आप रख करके देख सकते हैं दोनों अनुपात बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ रखिएगा तो 8:5 और ये भी 8:5। समानुपात का मतलब बराबर ही होता है। तो जब दो अनुपात बराबर हो जाए तो उन्हें हम बोलते हैं समानुपात। तो ये x कहीं भी आ सकता है, x पहले स्थान पे आए, दूसरे स्थान पे आए, तीसरे स्थान पे आए, चौथे स्थान पे आए। पहले स्थान पे आएगा तो प्रथमानुपात बोलेंगे, दूसरे के स्थान पे आएगा तो द्वितीय अनुपात बोलेंगे, तीसरे पे आएगा तृतीय बोलेंगे, चतुर्थ पे आएगा तो चतुर्थ अनुपात बोलेंगे। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। आइए आपको अगले सवाल की ओर, यानी अगले कंसेप्ट की ओर पढ़ते हैं और आपको अलग अलग कंसेप्ट समझाने का प्रयास करते हैं। कंसेप्ट तो आपने समझा कि जब भी दो अनुपात आपस में बराबर होंगे, तो उन्हें हम समानुपात कहते हैं। और समानुपात को हम 4 बिंदु से दिखाते हैं। कितने बिंदु से दिखाते हैं, 4 बिंदु से। ऐसे 4 बिंदु दे दिया तो इसी को हम बोलते हैं, इसी को बोला जाता है समानुपात। और समानुपात का मतलब होता है बराबर। आप बराबर का चिन्ह दे दीजिए या हिंदी में लिख दीजिए, बात तो एक ही है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। आपको सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि आखिर में मध्य समानुपात क्या होता है। अगर मध्य समानुपात आ गया तो आप जानिए कि धीरे धीरे आपको बातें आगे समझ में आ रही हैं। चलिए, मध्य समानुपात, मध्य समानुपात इसी को बोला जाता है मीन प्रपोर्शन। तो मध्य समानुपात क्या होता है, मान लेते हैं दो संख्याएं हैं a और b। पहले से दो संख्याएं a और b दे रखी हैं और आपसे अगर निकालना है कि आप बताइए कि मध्य समानुपात क्या होगा।
तो मध्य समानुपात की अगर परिभाषा की बात करें कि मध्य समानुपात किसे कहा जाता है, तो आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब दो राशियों के बीच में कोई तीसरी राशि आकर आपस में समानुपाती हो जाए तो उसको हम मध्य समानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य समानुपात बोलते हैं। तो दो राशियों के बीच में मान लेते हैं ए और बी है, इनके बीच में तीसरी राशि कौन सी आई? एक्स। मध्य का मतलब बीच में होता है, तो ये इसके साथ रेशियो बनाएगी और ये इसके साथ रेशियो बनाएगी। जैसे ही इसके साथ रेशियो ये बनाया और इसके साथ बनाया तो ये आपस में बराबर हो जाए, तो इसी आने वाली राशि को हम थर्ड प्रपोर्शन बोलते हैं। थर्ड प्रपोर्शन नहीं, मीन प्रपोर्शन बोलते हैं, मध्य समानुपाती। बीच में आएगी तो मध्य समानुपाती, तीसरे नंबर पे आएगा तो तृतीय समानुपाती, चौथे नंबर पे आएंगे तो चतुर्थ समानुपाती। तो चलिए कैसे इसको लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ए रेशियो एक्स समानुपाती एक्स रेशियो बी। तो हम अभी बताए कि बाह्य पदों का गुना बराबर होता है अंतर पदों का गुना, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। तो एक्स बराबर रूट इधर यानी स्क्वायर जाएगा तो रूट में कर देगा तो रूट ए बी। यही आपका जो होगा थर्ड प्रपोर्शन। यानी कभी भी आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालना है यानी मध्य समानुपात निकालना है, वो सॉरी बार बार थर्ड प्रपोर्शन आ जा रहा है, इसको मीन प्रपोर्शन बोलते हैं, एमपी बोल सकते हैं शॉर्टकट में। तो आप कुछ मत करिए, लिखिए रूट में ए बी यानी उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। जब दो संख्याओं का क्या पूछे, दो संख्याओं का मध्य समानुपात पूछे तो आप कुछ मत करिए, दोनों संख्याओं का गुना करिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, वही उसका जो होगा मध्य समानुपात होगा, मीन प्रपोर्शन होगा। आइए आपको एक सवाल से हम समझाने का प्रयास करते हैं, तो आपने आशा करते हैं कि समझा होगा। चलिए हम लिखते हैं 9 और 16 का क्या निकालिए, मध्य समानुपात। मध्य समानुपात क्या होगा? चलिए ये क्वेश्चन है, लिख देते हैं। तो 9 और 16 का मध्य समानुपात आपको बताना है, तो कुछ नहीं करना है, आप बस लिखिए मीन प्रपोर्शन या मध्य समानुपात रूट में ए बी। तो जो पहले आया है वो ए है, जो बाद में आया है वो बी है। पहले जो आया पहले क्योंकि ये आता है फिर बी आता है। तो चलिए मीन प्रपोर्शन या मध्य समानुपात लिखेंगे 9 गुना 16 और इसको जब हल करेंगे तो 16 9 144 और 144 का जो वर्गमूल होता है वो 12 होता है। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, मध्य समानुपात। और अभी मैंने आपको बताया परिभाषा मध्य समानुपात की, इसको आपको प्रूफ करके भी हम दिखा देते हैं कि जब दो राशियों के बीच में कोई तीसरी राशि आकर आपस में क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए या बराबर हो जाए, तो उसे हम कहते हैं मध्य समानुपात बोला जाता है। चलिए आइए समझाते हैं कैसे इसको समझेंगे। जैसे 9 था और 16 था, तो ये 12 इनके कहाँ आएगा, बीच में। एक बार इसके साथ अनुपात बनाएगा, एक बार इसके साथ, तो इसके साथ लिखेंगे 9 रेशियो 12, एक बार इसके साथ 12 रेशियो 16। तो इसको काटते हैं, 3 तिली के 9 और 3 चौके 12, इसको काटेंगे 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16। तो ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हो गए, अर्थात आपका सवाल सही है। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे का जो लेक्चर है, आगे का जो कंसेप्ट है, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।